आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में गणेश उत्सव की तैयारी तेज, मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं की बढ़ी मांग। गणेश उत्सव को लेकर निगम भी सक्रिय, पीओपी प्रतिमाओं से बचने की अपील। शिक्षकों ने किया 1 दिवसीय प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, मांगे पूरी करने उतरे सड़कों पर। ममता नगर गली से अतिक्रमण हटा, महापौर के निर्देश पर कार्रवाई, 5 नंबर गली का रास्ता साफ। राखी भेजने का खास इंतजाम, डाक से भाइयों तक पहुंचा प्यार, राखियों की डाक से रवानगी। कोटवारों ने खोला मोर्चा, 25 अगस्त को रैली की तैयारी, वंशजों की जगह गैर वंशज नियुक्ति का आरोप। राजनांदगांव में गणेश उत्सव की आहट के साथ ही शहर में तैयारियां तेज हो गई है। कहीं पंडाल सजाने की तैयारी है तो कहीं मूर्तिकार दिन रात भगवान गणेश की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालुओं के बीच मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग भी बढ़ रही है। आगामी दिनों में गणेश पक्ष की शुरुआत होने वाली है और गणेश पक्ष की शुरुआत को लेकर के राजनांदगांव में मूर्तिकारों ने मूर्ति को अंतिम रूप देने की तैयारी पर जुट चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपको बता दें कि आने वाले समय में गणेश पक्ष की तैयारी को लेकर के राजनांदगांव में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मूर्तिकार अपने अपनी जगह पर अनेकों प्रकार की मूर्तियां जो है वो बनाने शुरू कर दिए हैं और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मूर्ति को अब उनके आकार पर एक अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकार जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद मूर्ति को अलग अलग जो साइज की जो मूर्तियां हैं उनको आकार देने पर जुट चुके हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मूर्तिकार लगातार जो है भगवान की जो प्रतिमा है उसको आकार दे रहे हैं और ये तैयारी जो है वो लगातार जारी है। और वहीं देखा जा रहा है कि मूर्ति जो है वो अलग अलग आकार की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर तैयार की जा रही है, छोटी से लेकर के बड़ी मूर्तियों तक भी तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि राजनांदगांव के नगर निगम आयुक्त के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी मूर्तिकारों के पास आकर के स्थल निरीक्षण किया गया है और उन्हें साफ हिदायत भी दी गई है कि हर वर्ष की तरह मूर्तियां जो है वो केवल मिट्टी युक्त ही बनानी होगी और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बिल्कुल भी प्रतिबंधित रहेगा। आइए चलते हैं और सीधा जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या कुछ नुकसान है, नगर निगम प्रशासन के क्या कुछ कहने हैं और मूर्ति तैयारी को लेकर के मूर्तिकार के क्या कहने हैं। कैमरा पर्सन उदेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। गणेश उत्सव करीब आते ही शहर के मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ गई है। कार्यशालाओं में गणेश प्रतिमाओं की रंगाई, सजावट और अंतिम काम तेजी से किया जा रहा है। छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि कई प्रतिमाओं के ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं। समय कम होने के कारण अब काम में तेजी लाई गई है। श्रद्धालुओं की पसंद के अनुसार पारंपरिक रूप के साथ अलग अलग डिजाइन में प्रतिमाएं भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा गणेश उत्सव को लेकर नगर निगम भी सक्रिय है। निगम आयुक्त ने शहर में प्रतिमाएं तैयार कर रहे मूर्तिकारों के कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतिमाओं के आकार, निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और पर्यावरण संबंधी नियमों की जानकारी ली। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की प्रतिमाओं से बचने की अपील की जा रही है। इसके बजाय प्राकृतिक मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल राजनांदगांव में फिलहाल एक तरफ मूर्तिकारों की कार्यशालाओं में बप्पा को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ गणेश समितियां स्वागत की तैयारी में जुटी हुई है। अपना जो फ्लाईओवर है उसके नीचे दुकानें दी गई ताकि व्यवस्थित तरीके से गणेश जी की प्रतिमा का विक्रय किया जा सके। उसके अलावा जो पीओपी की जो मूर्तियां जो होती हैं तो हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण में तभी हम लोग पीओपी की मूर्तियां बनते हुए नहीं पाया है यहाँ पर और हमने अपील भी की है कि लोग ना बनाएं। जैसे हम लोग मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं और अभी जून महीना में आया है, हम लोग आके इसको काम स्टार्ट किया है।
पैरा बांस लकड़ी सब जुगाड़ किया, मट्टी अट्टी सब जुगाड़ किया है। उसमें से अभी काम चल रहा है। अभी बस नज़दीक टाइम आ गया है तो अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है सब। उसके बाद फिर कलर वलर हो जाएगा। फिर हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष किन मूर्तियों की ज़्यादा मांग है? इस वजह से गणेश का ही ज़्यादा सब। हम लोग क्या ना, जैसे लॉन्गफंग मूर्ति नहीं बनाता है, जैसे भक्ति श्रद्धा से पूजा करता है उसी टाइप का सब मूर्ति बनाता है। तो देखा आपने, आगामी गणेश पक्ष की तैयारी पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम आकार देने के लिए जुट चुके हैं। वहीं राजनांदगांव निगम प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम भी जारी किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि पहले ही नगर निगम आयुक्त ने वहां मूर्तिकारों के पास निरीक्षण कर उन्हें साफ हिदायत दी है, साफ निर्देश दिया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस युक्त मूर्तियां नहीं बनाई जाएगी, जिससे कि वातावरण को शुद्ध रखना है और लोगों को होने वाली दिक्कतों से, तकलीफों से बचाव करना। राजनांदगांव के ममता नगर गली नंबर 5 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब खुद एक नए विवाद का कारण बन गई है। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से नाराज मोहल्ले वासियों ने अब पुलिस प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें 20 अगस्त को नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नगर निगम और संबंधित ड्राइवर की ओर से थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इसी को लेकर आज मोहल्ले वासी नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले और वार्ड पार्षद संगीता के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। मोहल्ले वासियों का कहना है कि मामला केवल अतिक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सरकारी संपत्ति के नुकसान और आम रास्ते के अधिकार से भी जुड़ गया है। ऐसे में पुलिस को शिकायत पर जल्द जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। फिलहाल मामला पुलिस प्रशासन के सामने है। वो विवाद उनका खुद का बनाया हुआ है। वहाँ पे आप जब देखेंगे, जहाँ पे हमने जो रोड को खुलवाया है उसके पीछे में जी रोड से सीधा रोड आ रही है ममता नगर में, और ममता नगर के उनके रोड से आगे में भी जिन्होंने प्लाट बेचा है वो आगे भी रोड निगम ने बना दिया है। हम लोग 20 तारीख को नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा ममता नगर वार्ड नंबर 17 में 5 नंबर गली में जो न्यूटन साहू द्वारा जो रोड को बंद कर दिया गया था, जो रोड 20-25 साल पुराना रोड था उसको अचानक बंद कर दिया था। उसको खुलवाने के लिए हम लोग पिछले 20 तारीख को खुलवा दिए थे और वो रोड को दिखाकर ही न्यूटन साहू ने सामने पूरा प्लाट काटा है, प्लाट बेचा है। जब सब कुछ बिक गया, प्लाट बिक गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसने रोड को बंद कर दिया। ऑफिस पहुंचने का यही कारण है कि पिछले कई दिनों से नूतन साहू के ऊपर जो भी कार्यवाही हो रही थी उसको अनसुनी करते हुए बार बार दोहराते जा रहे थे। खुलता था रास्ता फिर बंद कर हो जाता, फिर 2 दिन के बाद बंद कर देते थे, फिर खुलता था फिर बंद कर देते। मोहल्ले में विवाद नहीं चलता। मोहल्ले में विवाद करने वाला नूतन साहू स्वयं है, वो स्वयं जिम्मेदार हैं। उसने विगत 25 सालों से उस रोड को दिखा के अपना पूरे प्लाट को बेचा है, और प्लाट बेचने के लिए उसने निगम प्रशासन या कलेक्टर से कोई परमिशन नहीं लिया है। उसने कहा कि रोड जो है मैं आपको समर्पित कर देता हूं। नगर निगम राजनांदगांव क्षेत्र अंतर्गत जो ममता नगर स्थित है उसे गली नंबर 5 में नूतन साहू एवं उसके परिवार के द्वारा पिछले कुछ दिनों से शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण करने के संबंधित जानकारी मिला था, जिसमें नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ गई हुई थी। इस दौरान उनके द्वारा जो जेसीबी चालक है उस पर पत्थर मार करके घटना किया गया था, जिसमें जेसीबी भी क्षतिग्रस्त हुआ था और चोट भी आई थी, जिस पर नगर निगम के द्वारा आवेदन दिए जाने पर थाना कोतवाली में उनका 3 लोग के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना लिया गया है और वर्तमान में भी जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है और इसमें अपराध पंजीबद्ध करके आने वाले समय में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग के अपहरण, तस्करी और सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने 2 महिलाओं समेत 5 दोषियों को जीवन की अंतिम सांस तक कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषियों पर अलग अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है।
मामला फरवरी 2024 में छुरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन के मुताबिक नाबालिग बालिका को साधना उर्फ संध्या वैष्णव, मुस्कान गोस्वामी, चेतन नवरंगे, तोरण सोनकर और धनंजय घृतलहरे कथित रूप से पहले रायपुर और फिर बिलासपुर ले गए। आरोप है कि इस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे देह व्यापार में ढकेलने का प्रयास किया गया। मामले में गोपीराम रकोल को अदालत में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रिया कांकरिया ने पैरवी की। शिकायत के बाद छुरिया पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पूरी की और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया। राजनांदगांव में रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां तेज हो गई है। बाजार राखियों और रंग बिरंगे उपहारों से सज गए हैं। दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। भाई अपनी बहनों के लिए उपहार और मिठाइयां खरीद रहे हैं, वहीं बहनें भी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही है। कई बहनें ऐसी है जो अपने भाइयों से दूर रहती है। ऐसे में उनकी राखियां समय पर भाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग निभा रहा है। इसके लिए राजनांदगांव के मुख्य डाकघर के सामने रखी राखी मेल बॉक्स लगाया गया है। इस मेल बॉक्स में बहनें अपनी राखियां आसानी से पोस्ट कर सकती है। डाक विभाग की ओर से राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन लिफाफों की मदद से राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकता है। डाकघर में रोज बड़ी संख्या में राखियां और लिफाफे पहुंच रहे हैं। डाक विभाग इन्हें अलग कर निर्धारित पते पर समय से पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इस तरह भाई भले ही राजनांदगांव में हो या देश के किसी दूसरे शहर में, बहनों का प्यार डाक विभाग के माध्यमों से उनकी कलाई तक पहुंच रहा है। राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। परिवार की ओर से पुलिस पर जांच के नाम पर गाली गलौज और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला की मौत के मामले में हत्या की आशंका के चलते परिवार के कुछ सदस्यों से लगातार पूछताछ की जा रही है। मामला ग्राम बरबसपुर का है, जहां पैरावट में आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। परिवार के अनुसार घटना के समय परिवार के कुछ सदस्य एक रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इसी दौरान घर से फोन आया कि कोठार में रखी पैरावट में आग लग गई है। परिवार के लोग वापस लौटे तो बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की जांच के नाम पर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इस दौरान कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के साथ मारपीट भी की गई। परिवार ने पुलिस के खिलाफ शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस के मुताबिक महिला की मौत सामान्य हादसा नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान मिलने और शरीर पर गंभीर रूप से जलने की बात सामने आने के बाद मामले की जांच हत्या के एंगल से की जा रही है। दरअसल पुलिस का कहना है कि घटनास्थल और आसपास से मिले साक्ष्यों की जांच की जा रही है। मृतिका के घर के बेटे और नाती समेत परिवार के कुछ सदस्यों पर प्रथम दृष्टया संदेह सामने आया है, जिसके चलते उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आने की बात पुलिस ने कही है जिनमें पूछताछ के दौरान विरोधाभास मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ विशेषज्ञ टीम भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने परिवार की शिकायत को पूरी तरह खारिज करने के बजाय कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर और उसमें बताए गए तथ्यों की भी जांच की जाएगी। पुलिस के अनुसार अगर शिकायत में कोई तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। परिवार की ओर से यह भी सवाल उठाया गया है कि कथित मारपीट के दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई है और एक सदस्य के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की बात भी कही गई है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती व्यक्ति की स्थिति और चोट के कारणों की जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में एक तरफ बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत की जांच हत्या के एंगल से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पुलिस जांच और परिवार की शिकायत दोनों में सामने आने वाले तथ्यों से ही यह स्पष्ट होगा कि महिला की मौत हादसा थी या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश थी। एक साल पहले थाना घुमका क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में एक 70 वर्षीय महिला की असंदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई थी, जिसकी मर्ग जांच की जा रही थी। मर्ग जांच के दौरान प्रथम दृष्टया प्रकरण में उनका जो बॉडी है पीएम रिपोर्ट पर सिर में चोट होना पाया गया था और उनको बड़ी बेरहमी से पैरावट जो आग था उसमें जलना पाया गया था, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जला था, जिसके क्वेरी रिपोर्ट पर डॉक्टर द्वारा जो मृत्यु है वो सामान्य न होकर के हत्यात्मक प्रकृति का उल्लेख किया गया था, जिसमें
लगातार उसमें धारा हत्या के पंजीबद्ध किया गया था मरगम पर और उसमें विवेचना की जा रही है। राजनांदगांव के महज 18 किलोमीटर दूर ग्राम बरबसपुर, जो कि राजनांदगांव का घुमका थाना क्षेत्र पड़ता है, इस घुमका थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने में आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर, और एक परिवार ऐसा है जो कि पुलिस की प्रताड़ना की वजह से आज यहाँ पर पुलिस के खिलाफ में ही ज्ञापन देने के लिए पुलिस के ही पास में आए हुए हैं। पूरा मामला क्या है और उस मामले की तह तक की जानकारी जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। क्या नाम है आपका? पवन साहू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरबसपुर। क्या घटना हुई थी? उस दिन घटना हुआ था कि मेरी दादी का डेथ हुआ था। उस दिन कैसे? वो पिरावट के आग लगने से हुआ था। साइड में पिरावट के साइड में और पेरा रखा था, उसमें से आग लगने से हुआ था। आप लोग कहाँ थे उसमें? उस समय हम लोग लड़की देखने के लिए सिंघोला आए हुए थे। और पुलिस जो मारपीट की है पूछताछ के नाम पर, कितने लोगों को और कितने गंभीर रूप से चोटें आई है? तीन लोगों को मारपीट किया है, मैं और मेरे दोनों लड़का को। अच्छा। मेरे छोटे लड़का तो अभी भी एडमिट है, उसका तो हालत खराब है, बैठ नहीं सकता है, अभी भी बैठ नहीं पा रहा है। क्या चीजों से मारे हैं? पट्टा से मारा है, जूते से मारा है, लाठी से मारा है। कौन कौन मारे थे उसमें? पुलिस प्रभारी भी थे? थाना प्रभारी नहीं थे वो, उसके और बाकी पुलिस कर्मचारी लोग थे। फिर भी ये काफी गंभीर विषय है और पुलिस को इस पर संज्ञान में लेकर के मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करनी होगी, ताकि जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिल पाए। और सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है कि पूछताछ के दौरान पर पीड़ित को ही, प्रार्थियों को ही क्यों पीटा जा रहा है। आगे देखने का विषय होगा कि इसमें पुलिस अधिकारियों के क्या कुछ कहने रहते हैं। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव में एक गली को लेकर उठी शिकायत आखिरकार निगम की कार्रवाई तक पहुंची। ममता नगर की 5 नंबर गली में सार्वजनिक उपयोग की जगह पर लंबे समय से कथित कब्जे की शिकायत मिल रही थी। मामला महापौर मधुसूदन यादव तक पहुंचा तो निगम अमला मौके पर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए जगह को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के बाद जिस रास्ते को लेकर लोगों को परेशानी हो रही थी, वहां फिर से आवागमन की स्थिति बन गई। ममता नगर की 5 नंबर गली, जहां रास्ते को लेकर लंबे समय से स्थानीय लोगों की शिकायत सामने आ रही थी। रहवासियों का आरोप था कि सार्वजनिक उपयोग की जगह पर कब्जे के कारण आने जाने में परेशानी हो रही है। शिकायत महापौर मधुसूदन यादव तक पहुंची। महापौर के निर्देश के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम की कार्रवाई के बाद गली में आवागमन के लिए जगह साफ हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत जताई। रहवासियों का कहना है कि सार्वजनिक जगह किसी एक व्यक्ति के उपयोग में आने से पूरे मोहल्ले को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई जरूरी है। वहीं महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जे को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक निगम की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल निगम के इस कार्रवाई के बाद ममता नगर की 5 नंबर गली में रास्ता साफ हो गया है। अब देखना होगा कि शहर के दूसरे इलाकों में सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण की शिकायतों को लेकर निगम कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। राजनांदगांव के ममता नगर 5 नंबर गली, जो कि इन दिनों विवादों की स्थिति पे चल रहा था, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ विगत दिनों पहले ही नगर निगम की अमला टीम आकर के अतिक्रमण मुक्त करवाने का काम किया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ बताया जा रहा है कि कथित तौर पर किसी व्यक्ति के द्वारा इस गली पर जो सड़क बनाई गई थी, जो कि कॉलोनी कटता है, और कॉलोनी कटने के बाद जो सड़क और नाली के लिए जो रास्ता छोड़ा जाता है, जिसे एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो कब्जा कर लिया गया था। और कब्जा करने के बाद से ही यहाँ के लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये वही गली है जिस गली के चर्चाएं अभी तेज चल रही थी। और अभी वर्तमान में मधुसूदन यादव, महापौर राजनांदगांव, और साथ में नगर निगम आयुक्त और नगर निगम की अमला टीम जो है यहाँ मौजूद हुई है। इस जो सड़क है, इस रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवा दिए हैं और लोगों में अब काफी खुशियां भी देखी जा। ये जो आम रास्ता था, 15-20 साल से पुराना रास्ता था, इसको मकान मालिक जो है सामने में ये रास्ता दिखा के उसने अपना प्लाटिंग भी बेचा है। यहाँ पे पूरे वार्ड वालों को यही रोड को दिखा के प्लाट बेचा है, और जब बिक गया, सब बन गया, उसके बाद इसको रोड बंद कर दिया था, तो पूरे वार्ड वाले भड़क गए थे। परसों जो घटना हुई थी, इसलिए हमारे कर्मचारी संरक्षण चाहते थे, तो मैंने कहा कि मैं स्वयं रहूँगा और मेरे सामने अभी रोड को क्लियर कर दे, आवागमन जो बाधित हुआ है वो जारी रहे, और कोई जिद या विवाद से इसका समाधान नहीं, बातचीत से समाधान निकलेगा।
और निश्चित रूप से सबके साथ न्याय करेंगे। और हाँ बिल्कुल, जो थोड़ा मलबा वगैरह है उसको हटा गया ताकि यातायात जो है प्रारंभ हो सके। बहुत बहुत खुशी की बात है कि महापौर और हमारे नेता प्रतिपक्ष पिल्लू भैया ने मिल के जो काम किया है ना, सब कॉलोनी वासियों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि इससे बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ, इससे अतिक्रमण तो हटाया है मधु भैया ने, इससे पूरा क्लियर कर दिए हैं, जिससे आने जाने में सुविधा होगी। बहुत परेशानी हो रही थी हम पूरे गली वाले लोगों को। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने शनिवार को शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक साझा मंच के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी विभिन्न मांगें लंबित है और कई बार शासन एवं प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का अपेक्षित समाधान नहीं हो पाया है। इसी को लेकर शिक्षक साझा मंच के आह्वान पर शिक्षकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते हुए शासन से जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करने की मांग की। इस संबंध में शिक्षक साझा मंच से जुड़े शिक्षकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में वे अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों के इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद शासन और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और शिक्षकों की मांगों पर कब तक कोई ठोस निर्णय सामने आता है। हमारी केवल एक सूत्रीय अभी मांग है सर, आज 22 अगस्त को हमारे जो शिक्षक साथी जो है जो टेट उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वो लोग सारे लोग मतलब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूरे प्रदेश में 146 ब्लॉक में ऐसा धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये मांग ये है कि टेट परीक्षा पास होने पर हम शिक्षक के पद पर बने रहेंगे, ऐसा निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के द्वारा आया है और उसका हम सम्मान करते हैं। हम लोगों की आज की इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख मांग है जो राज्य सरकार द्वारा टीईटी की जो बाध्यता लागू की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 2028 तक के आपको समय दिया गया है, तो ये सरकार पदोन्नति देने पर टीईटी की बाध्यता को जबरदस्ती और तानाशाही पूर्वक लागू कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। नियुक्ति के वक्त टेट जरूरी नहीं थी, नौकरी के 2 दशक पूरे होने को है और अब परीक्षा की अनिवार्यता सामने है। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को खैरागढ़ में शिक्षक साझा मंच के बैनर तले शिक्षकों का आक्रोश बरसात के बीच भी नहीं थमा। इतवारी बाजार के रावण भाटा में बारिश के बीच शिक्षकों ने धरना दिया। इसके बाद रैली की शक्ल में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर टेट की अनिवार्यता वापस लेने समेत कई मांगे रखी। दरअसल 2001 से 11 के बीच नियुक्ति प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शिक्षकों को 21 अगस्त 2028 तक टेट उत्तीर्ण करने की शर्त का विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों का तर्क है कि जब उनकी नियुक्ति के समय टेट जरूरी अनिवार्य नहीं थी तो 20-25 साल की सेवा के बाद अचानक परीक्षा की शर्त लगाना उनके साथ अन्याय है। शिक्षकों ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि आंदोलन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसी वजह से शनिवार को स्कूल में अध्यापन कार्य पूरा करने के बाद शिक्षक धरना और रैली में शामिल हुए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो 29 अगस्त को जिला स्तरीय हड़ताल की जाएगी। इसके बाद शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर तक सरकार के निर्णय का इंतजार किया जाएगा। इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर 9 सितंबर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री निवास का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। हम लोगों को शासन की ओर से कभी टेट परीक्षा कंपलसरी कर दिया गया है। हम लोग 2010 के पहले की नियुक्त कुछ लोग हैं, कुछ लोग बाद के हैं, लेकिन 2010 के पहले जो था शिक्षक भर्ती उसमें टेट की कोई अनिवार्यता नहीं थी, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल करके हमको कंपलसरी किया गया है। आज मैं 58 साल की उम्र में, जिसमें मेरे को आँख में दिखाई भी नहीं देता, कुछ लोग 28 साल 30 साल की जॉब कर रही है, अब उनको परीक्षा के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो जो पुरानी आर्ता में तो हम क्वालिफाई करके नौकरी लगे, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि शिक्षक दिवस में हमको इससे टेट से मुक्ति दे और हमारी सेवा सुरक्षा सर्विस की सेवा सुरक्षा प्रदान। फिलहाल तो अभी वर्तमान की जो मांग है हमारी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा
अभी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आई है, आदेश ऐसा आई है कि आप 20 साल हो, 25 साल की नौकरी हो, वो पूरा एक झटके में शून्य घोषित कर दिया गया। जबकि जिस समय हमारी भर्ती थी उस समय जो योग्यता थी, जो अर्हता थी, वो सारे अर्हता यहाँ पर जितने भी आपको भीड़ दिख रही है, ये सारी अर्हता, सारी योग्यता भर्ती के समय जो मांगी गई थी सरकार के द्वारा, जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को पार करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई है। कोटवार नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और ड्यूटी व्यवस्था से नाराज कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ जिला इकाई ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल संघ का आरोप है कि कोटवार परिवार के वंशजों की जगह गैर वंशजों को नियुक्त किया जा रहा है। आपको बता दें, कभी नियुक्ति अस्थायी तो कभी स्थायी किए जाने से कोटवारों में आक्रोश है। तहसील कार्यालयों द्वारा शासन के निर्देशों के बावजूद प्रतिदिन कहीं भी कोटवारों की ड्यूटी लगाए जाने का भी संघ ने विरोध किया है। संघ जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोटवार पद पर नियमानुसार वंशज को ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने छुईखदान तहसील के दल्ली खोली का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि लकवाग्रस्त कोटवार के पुत्र को तत्कालीन तहसीलदार मनीषा देवांगन ने नियुक्ति दी थी, लेकिन बाद में विपक्षी की नियुक्ति कर दी गई। संघ ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए जांच की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त को कोटवार तहसील धरना स्थल से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। कोटवारों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मामला यहाँ पर कोटवार नियुक्ति से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया है, उसमें एक त्रुटि ये है कि ग्राम सलौनी, जहाँ पर बगैर किसी एक दिन कोटवार बने भी वहाँ स्थायी कोटवार की नियुक्ति की जाती और महज 1 सप्ताह में कर दी जाती है, नियम के विरुद्ध। और आज तहसील प्रशासन की इतनी बड़ी गलती है कि एसडीएम साहब के द्वारा उसे निरस्त किए जाने के बावजूद भी उससे शासकीय कार्य लिया जा रहा है। हमन अपन कोटवारी नियुक्ति के बारे में हमन हड़ताल में बैठे हैं। हमारे कोटवार परिवार के कोटवार के वारिस ला ही कोटवारी नियुक्ति में होना चाहिए, लेकिन यहाँ के अधिकारी है जो तहसीलदार एसडीएम साहब है जो वो गैर वंशज ला, गैर कोटवार परिवार ला नियुक्ति करे जाते हैं। जिले में चल रहे साइबर जागृति अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय मोहला के मीटिंग हॉल में जिले के सभी बैंक प्रबंधकों की बैठक हुई। बैठक में 23 से 29 अगस्त तक चलने वाले अभियान के दूसरे सप्ताह में वित्तीय धोखाधड़ी और यूपीआई सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह और मुख्यालय उप पुलिस अधीक्षक नेहा पवार ने ली। अधिकारियों ने बैंक प्रबंधकों से कहा कि बैंक में आने वाले हर ग्राहक को साइबर ठगी से बचने के उपायों और 1930 हेल्पलाइन की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो उसे बिना देरी 1930 पर शिकायत करनी चाहिए। ठगी की सूचना जितनी जल्दी दी जाएगी, संबंधित एजेंसियों के लिए पैसे को सुरक्षित करने की कार्रवाई शुरू करना उतना ही आसान होगा। बैठक में जिले के सभी बैंक प्रबंधक मौजूद रहे। सभी ने पुलिस विभाग और थाना पुलिस के साथ मिलकर साइबर जागरूकता अभियान को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत के सभा कक्ष मैकाल सदन खैरागढ़ में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्हन ताम्रकार ने की। इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत विकास योजना यानी डीपीडीपी 2026-27 और जिला पंचायत विकास निधि की कार्य योजना पर चर्चा हुई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 16वें वित्त आयोग के तहत तैयार कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि 9LSDG थीम के आधार पर ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की योजनाओं को मिलाकर जिले की विकास योजना तैयार की गई है। इनमें टाइड और अनटाइड अनुदान का उचित उपयोग किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद सदस्यों ने योजना पर विस्तार से चर्चा की और सर्वसम्मति से डीपीडीपी 2026-27 की कार्य योजना को मंजूरी दे दी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्य योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले के विकास को नई दिशा देने के लिए कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। वाराणसी की उस पावन धरती की मिट्टी जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास ने जन्म लिया, अब खैरागढ़ के 8 मंडलों तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें, गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत लाई गई पवित्र माटी का कलश वंदन कर उसे 8 कलशों में विभाजित किया गया और मंडलों को सौंपा गया।
शीतला मंदिर से निकली कलश यात्रा इतवारी बाजार, बख्शी मार्ग और गोल बाजार से होते हुए दंतेश्वरी मंदिर पहुंची। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में सहभागिता की। इस दौरान सामाजिक समरसता का संदेश पूरे शहर में गूंजता नजर आया। कार्यक्रम में पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष नीलू शर्मा और सांसद संतोष पांडे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। विक्रांत सिंह ने भेदभाव के मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया, जबकि समाज अध्यक्ष रघुवन राडेकर ने संत रविदास के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कर्म, सद्भाव और मानवता ही समाज की असली पहचान है। उन्होंने संत रविदास के संदेश मन चंगा तो कठौती में गंगा को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। खैरागढ़ जिले में संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के इस पावन अवसर पर कलश वंदन यात्रा और समरसता संकल्प यात्रा के इस अवसर पर हम सब शामिल हुए हैं। संत शिरोमणि रविदास जी एक ऐसे संत जो भारत की महान संत परंपरा के एक प्रमुख संत थे, भक्तिकालीन, और एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने एक समरसता का संदेश दिया। संत रविदास जी इस देश के ऐसे मार्गदर्शक हुए। रविदास जी के विषय में चाहे समाज को मार्गदर्शन देने का काम हो, भक्ति के पथ की बात हो, अद्भुत संत थे। मीराबाई उनकी शिष्या रही। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रविदास जी की ही ये अद्भुत पंक्तियां हैं। और सामाजिक समरसता का भाव पूरे राष्ट्र में बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, और ये जो कलश बनारस से आई हुई है, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर तक इसे हम लेकर के जाएंगे। छुई खदान में एक सरकारी इमारत आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। कभी जहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों की भीड़ जुटती थी, वही पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब वीरान पड़ा है। इमारत खड़ी है, जगह मौजूद है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। नतीजा यह है कि भवन धीरे धीरे जर्जर हो रहा है और आसपास गंदगी, कीचड़ और जलभराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शाम और रात के समय यहां असामाजिक गतिविधियां भी होती है। उनका कहना है कि लंबे समय से खाली पड़े भवन और परिसर में लोगों की आवाजाही बनी हुई है। इससे आसपास के लोगों में भी चिंता बनी हुई है। इस संबंध में नागरिकों ने संबंधित विभाग से भवन का निरीक्षण कराने और उसकी स्थिति का आकलन करने की मांग की है। साथ ही परिसर की साफ सफाई, भवन के सामने कीचड़ और जलभराव की समस्या दूर करने की भी मांग की गई है। दरअसल छुई खदान में यह पहला मामला नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर का पुराना थाना भवन भी लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रहा और अब उसकी हालत जर्जर हो चुकी है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि आखिर सरकारी भवनों की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है। बिल्कुल, जो हमारी पुरानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और पूरे क्षेत्र की एक पहचान रही है। और नई बिल्डिंग जो 80 बिस्तर का अस्पताल, अभी हमारी विष्णुदेव सरकार में नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन हुआ है और शिफ्ट होने के बाद नया अस्पताल वहाँ संचालित होना चालू हो गया है और तब से यह बिल्डिंग खाली पड़ी है। और निश्चित तौर पे इस बिल्डिंग का सदुपयोग होना चाहिए क्षेत्रवासियों के हित में, और ये क्षेत्रवासियों की मांग भी रही है। और इस दिशा में हम लोग सब सजग तौर पे जिला प्रशासन को और ऊपर स्तर पे इस विषय को रखा है कि जल्दी से जल्दी इस पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग का सदुपयोग हो जनहित में। इसके लिए हमने मांग की है कि जो आयुष की शाखा संचालित होनी है, इसको यहाँ पुरानी बिल्डिंग में संचालित किया जाए। तो वहाँ पे या तो कोई प्रकार का ऑफिस आ जाना चाहिए जिससे वहाँ पे हलचल रहेगा, अन्यथा उसको सही से सिक्योरिटी के लिए या फिर गार्ड रखना चाहिए वहाँ पे, या फिर लोगों को, मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ ऑफिस आ जाना चाहिए जिससे वहाँ पे हलचल फिर से चालू हो जाएगा, जो कि पहले की भांति होती थी हमेशा। कहा है भैया, में कुछ और व्यवस्था करना चाहिए और नया डॉक्टर और कुछ न कुछ एजेंसी के लिए आना चाहिए, है ना भाई। और पूरा जर्जर हो थे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।